लैंग्वेज ही अलग है यार। हमें स्कूल में जो इंग्लिश सिखाई गई, हमें स्कूल में जो इंग्लिश सिखाई गई वो थी कि वो फेल हो गया है, ये फेल। यहां आके मुझे पता चलता है यहाँ फेल वर्ड ही नहीं यूज करते, यहाँ बोलते हैं फ्लंक, है ना। मैंने कहा यार एक तो इंग्लिश और वो भी अलग ही लेवल, हम कौन से दुनिया में हमें सिखाई गई इंग्लिश। इसलिए ये भी एक रीजन है कि मैं इंग्लिश वाले इसमें आया, मैंने इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं वो चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी करूँगा। बट अभी हम उस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने अरीना मल्टीमीडिया में जब एडमिशन लिया तो 88,000 रुपीज़ मेरे कोर्स की फी थी, और 88,000 रुपीज़ उस टाइम का, उस जमाने का इज इक्वल टू आज के 2 लाख रुपए। तो अगर आपको आज कोई बोले कि 2 लाख रुपए फीस है, वो 88,000 वैसा ही था मेरे लिए उस टाइम। मैंने कहा कि मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ मैं ग्राफिक्स में कोई जॉब कर लूँगा पार्ट टाइम, सो दैट मैं वहाँ से कमाता जाऊँ और कॉलेज की अपने इंस्टीट्यूट की फी भरता जाऊँ। तो वो डिसाइड किया, मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए। फर्स्ट टाइम मैं अकेले यहाँ पे रह रहा हूँ। अपने मेरे अंकल आंटी थे, मैं उनके घर रहने लगा, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मैं उनका जैसे फीलिंग ही नहीं आती, मुझे लगता था हॉस्टल की मॉडल लगने नहीं करती। तो अरीना मल्टीमीडिया में भी मेरा कॉन्फिडेंस जो मैं कॉलेज से सीख के आया था वो वही था, क्वेश्चंस पूछना, बात करना, अपने आंसर्स देना, हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछना, वो सब चीज़ें मैं कर रहा था। तो एक दिन क्लास में टीचर चले गए, जब मैं बैठा था अपने नोट्स बना रहा था और मैं देखता हूँ कि मेरी तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल चल के आ रही है और आगे मुझे बोलती है, अवल तुम बसंतकुंज में रहते हो ना? मैंने बोला हाँ। बोली कि मैं भी बसंतकुंज में रहती हूँ। मैंने कहा ओके। कहती मैंने तुम्हें देखा है ना बस से उतरते हुए, तो हम ऐसा करेंगे कि हम आज से ना साथ में जाएंगे। मैंने कहा ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अवल सर आज अगर इतने सालों के बाद भी ठीक ठाक लगते हैं ना, तो उस जमाने में तो एकदम माल। लेकिन तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस जमाने में पहली चीज तो पगड़ी बांधता था, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरी दिलजीत दोसांझ जैसी या हिंदी जैसी पर्सनैलिटी नहीं थी। मैं चश्मा लगाता था और ऐसे दाढ़ी आ रही होती है ना जब नई नई, तो ऐसे घूमनी शुरू हो जाती है, गोल 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 गर्ल्स होगा, वैसी पर्सनैलिटी थी मेरी शक्ल देखने में। लेकिन आज जो ये लड़के हैं ना, जो फेयर एंड हैंडसम लगा के ये सोचते हैं कि लड़कियां इंप्रेस होंगी, या स्पाइक्स करके और जेल लगा के सोचते हैं कि लड़कियां इंप्रेस होंगी, तो आपको बता दूं कि लड़कियां आपकी इनर पर्सनालिटी से इंप्रेस होती हैं, चाहे आप कैसे भी दिखते हो। सो कॉन्फिडेंस ले आओ, आज जब यहाँ से निकलोगे ना तो बदल के जाना, फेयर एंड हैंडसम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आगे की बात करते हैं। उसने बस स्टॉप पे मुझे ले गई, बस स्टॉप पे मैं खड़ा और उसने बोला वो हमारी बस आ गई। मैंने कहा नहीं ये हमारी बस नहीं है, मैं तो उस बस से जाता हूँ। उसने बोला ये बस डायरेक्ट जाती है, तुम तो 2 बसेस चेंज करके जाते हो। मैंने कहा बात तो ठीक है। कहते ऊपर से ये वाली बस जो है ना वो घर के बिल्कुल बाहर जाती है, हमारे रोड के बाहर, वहां तुम तो 10 मिनट्स वॉक करते हो। मैंने कहा बात तो ठीक है, जिंदगी में एक लड़की भी आई और साथ में इंफॉर्मेशन भी आई, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, चलो। मैं बस बैठ गया, कंडक्टर आया, कंडक्टर ने बोला 10 रुपीज प्लीज। मैंने कहा उन 2 बसेस में चेंज करके जाता हूँ, एक में 5 रुपीज लगते हैं, एक में 4 रुपीज लगते हैं, टोटल 9 रुपीज लगते हैं, यहाँ 10 रुपीज। लड़की की तरफ देखते बोला यहाँ 10 रुपीज। उसने बोला हाँ इस बस में 10 रुपीज लगते हैं। मैंने कहा पर 1 रुपया ज्यादा है। उसने बोला डायरेक्ट भी तो है। मैंने बोला पर 1 रुपया ज्यादा है। उसने बोला घर के बाहर भी तो उतारती है। मैंने कहा पर 1 रुपया ज्यादा है। उसने मेरी तरफ देखकर बोला और आप मुंह का मतलब समझ गए हो कि उस दिन के बाद वो 10 रुपए वाली बस में गई, मैं 9 रुपए वाली बस में गया। इससे एक चीज सीखने को याद रखना, मैं अमृतसर से आया था, मेरे पापा की पैसों की फैक्ट्री नहीं है, मैं अपने आंटी के घर में रह रहा था।
जहाँ मुझे एक रुपया सोच समझ के खर्चना होता था। सो करियर के स्टार्ट में किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है, ये डिसीजन आपको जरूर लेना है और क्लियरली लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और आप लोग कहोगे कि अगर सर आपको हमारी लाइफ में सेट होने दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर जिस जॉब में, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके एक आपको बात बता रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा जर्नी में। जिस जॉब में मुझे मेरी वाइफ मिली, साक्षी मैम, जिस जॉब में मुझे मेरी वाइफ मिली, उस जॉब में मैं अपना काम करता था, अपने पैशन के साथ अपने काम को करता था, अवार्ड जीतता था, ज्यादा इधर उधर नहीं देखता था। एक दिन दिवाली पे मुझे साक्षी मैम ने कहीं से अपनी फ्रेंड से ढूंढ ढांड के मेरा नंबर लेकर मुझे मैसेज किया, हैप्पी दिवाली। और फिर उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में बहुत प्रकार के फूल खड़ी अनार भाई। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपके पीछे आए, आपको किसी के पीछे ना जाना पड़े। और ये मैंने किया है और ये करना है आप लोगों को। अब बात करते हैं कि जब वो इंटरव्यू चल रहा था इंस्टीट्यूट पे ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मेरे कॉलेज प्रोफेसर का फोन आया, अमृतसर के कॉलेज प्रोफेसर का फोन आया कि मेरा बेटा दिल्ली आ रहा है, उसने वीडियो में इंटरव्यू देना है, तुम उसके साथ चले जाना और तुम भी इंटरव्यू दे देना। मैंने कहा कि मैं तो कोर्स कर रहा हूँ अपना एनिमेशन का, मीडिया पे। तो उन्होंने बोला इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है, चले जाना। मैंने कहा ओके सर। मैं उस लड़के के साथ चला गया। अब मैं आपको इंटरव्यू का दिन बताता हूँ। सीखने का रीजन है, इसलिए मैं वो जर्नी सुना अपनी जिंदगी की, और फालतू बातें सुना रहा जिसमें सीखने को कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ है जो सीखने वहीं से चल रही है इसकी स्टोरी। इंटरव्यू वाले रूम में एक किसी कॉलेज में इंटरव्यू रखा गया, बीपीओ का इंटरव्यू था। कन्वर्जेंस गुड़गांव में कंपनी है, उस कंपनी का इंटरव्यू था। क्लासरूम में 60 कैंडिडेट्स को बिठाया गया, 60 कैंडिडेट्स को बिठाया गया। और फिर आई थे ब्यूटीफुल HR मैम। मैंने उनको ब्यूटीफुल नजर से नहीं देखा, मैंने HR की नजर से देखा। उन्होंने बोला कि आप सब लोग एक एक करके अपना नाम बताते जाओ और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते जाओ। तो सबसे पहले एक इंसान था, उसने बोला माय नेम इज मनोज कुमार, माय स्ट्रेंथ इज आई एम हार्डवर्किंग। दूसरा आया, उसने बोला माय नेम इज राकेश, और वो अपनी स्ट्रेंथ बताने में सोचने लग गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब आप इंटरव्यू देने आ रहे हो तो इतनी तैयारी तो करके आ सकते हो कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो। एनीवे 60 लोगों की क्लास में जो कैंडिडेट्स बैठे थे, जब मेरी टर्न आई तो मैंने उठा, मैं अपनी सीट से मैंने बोला हाय माय नेम इज अमरजीत सिंह मदार। और जो वो HR वाली थी उनका आईज नीचे थी, वो अपना नोट्स बना रही थी, और मेरा नाम सुनते ही वो एकदम से उन्होंने ऊपर देखा और उनकी आंखों में देखकर समझ आ गया कि इम्प्रेस कर दिया एज अ कैंडिडेट। उन्होंने बोला मैं 6 लोगों के नाम बोलूंगी, वो 6 लोग क्लास में रुक जाएं, बाकी सब चले जाएं। 6 लोग वो जो हैं वो सिलेक्टेड हैं और उन 6 में मेरा नाम। और सेकेंड राउंड हुआ, ये सब लोग आप बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि आपके इंटरव्यूज में काम आएंगे ये चीजें। सेकेंड राउंड हुआ 1-on-1, वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में मुझे जॉब करना था, वो उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ मेरा इंटरव्यू था। मैं बैठा हुआ था, वो क्लास में आए, मैंने आते ही उनको बोला इट मस्ट बी वेरी एक्सॉस्टिंग फॉर यू टू इंटरव्यू सो मेनी पीपल, कि आपके लिए बहुत एक्सॉस्टिंग होता होगा इतने इंटरव्यू लेना। कोई नहीं बोलता, वेट करते हैं लोग, इंटरव्यूअर पहले बोले कुछ, मैंने आगे बढ़कर बोला, मतलब मैंने एज बनाया ना। हजारों लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं और अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो मैंने वो किया। बीपीओ की जॉब में पहली चीज तो बीपीओ की लाइफ में मुझे पूरा बदल दिया। मैं बहुत अनरूल पर्सन आया था और बीपीओ की जॉब ने मुझे पूरा बदल कर दिया।
पहली जॉब थी मेरी वो, और अमेरिकन के साथ ही मुझे काम करना था और अमेरिकन इंग्लिश में ही बोलना था। इससे अच्छा करियर का स्टार्ट क्या हो सकता है। तो जिन लोगों की भाई बहनों की कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग उनको अगर हो सके अच्छे वीडियो में जरूर 1 साल 6 महीने करवाओ। फ्री की ग्रूमिंग हो रही है, पैसे खर्चे बिना पैसे मिल रहे हैं और ग्रूमिंग हो रही है। तो बहुत बदला है मुझे मेरे वीडियो जॉब में। उस जॉब में जो चैलेंज था वो ये था कि आपको इंग्लिश में बात करनी है, अमेरिकन के साथ बात करनी है, और 2 वीक्स के बाद आपका टेस्ट होगा। जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी या फेल हो गए टेस्ट में तो आपको निकाल दिया जाएगा। सो इंटरव्यू कंप्लीट होना कोई गारंटी नहीं थी कि जॉब मिल गई है, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट था। अब मेरे अंदर क्या डर था कि अगर घर वालों को बता चलो ये अमेरिकन कंपनी में 10,000 रुपीज की स्टार्टिंग सैलरी थी, अमेरिकन कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, 10,000 की सैलरी है। उस जमाने में सब फैमिली रिश्तेदार एकदम इंटरेस्ट, वो लड़का सफल हो गया, होना है सफल। तो मैंने कहा यार अगर मेरी जॉब चली गई जो 2 हफ्ते बाद, तो लात पड़ेगी मुझे, अपने घर वालों को बताऊंगा, मेरे घर वाले तो चुप रहेंगे कि वो जाके चाची मासी मामी बुआ सबको बताएंगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो अब जो भी करना है पूरा सब करना। ये 2 वीक्स में मैंने अपनी इंग्लिश स्किल्स पे काम किया। जो मैं आप लोगों को टेक्निक्स और मेथड्स बताता हूँ, ये इन 2 वीक्स में वो फॉर्म हुए थे मेरे, क्योंकि उस कंपनी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मुझे अमेरिकन एक्सेंट सिखाया, पर इंग्लिश सीखना मेरे अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो मुझे हैज हैड गुड बुक्स नहीं सिखा रहे थे, वो सिर्फ एक्सेंट सिखा रहे थे कि अमेरिकन एक्सेंट में कैसे बात करते हैं और दूसरा अमेरिकन के साथ कैसे बात करते हैं, वहाँ के फोन नंबर्स कैसे होते हैं, वहाँ की सिटीज और स्टेट्स के नाम कैसे होते हैं, ये सब चीजें वो सिखा रहे थे। इंग्लिश नहीं सिखा रहे थे, वो मुझे खुद से सीखी। 2 वीक्स में मैंने अपने आप को रूम में बंद करके प्रैक्टिस किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप जब कॉल शुरू करोगे आपको बोलना है थैंक यू फॉर कॉलिंग आइडिया, माय नेम इज अमर, हाउ कैन आई हेल्प यू। एक्सेंट में बोलना है थैंक यू फॉर कॉलिंग आइडिया, माय नेम इज अमर, हाउ कैन आई हेल्प यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग आइडिया, माय नेम इज अमर, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये सिखा दिया, पर आगे की बात मुझे खुद ही करनी है। मैंने अपने आप को रूम में बंद करके स्टार्ट किया, थैंक यू फॉर कॉलिंग आइडिया, माय नेम इज अमर, हाउ कैन आई हेल्प यू। बात पूरी, जो भी सोचा कि कस्टमर ऐसे बोलेगा मैं ऐसे बोलूंगा, कस्टमर ऐसे बोलेगा मैं ऐसे बोलूंगा, बोल बोल के प्रैक्टिस किया। तब तक मेरे आंटी अंकल जा चुके थे यूएस और मैं पीजी में शिफ्ट हो चुका था 2 और लड़कों के साथ। ये वाली उस टाइम की बात है। 2 हफ्ते बाद अच्छा उस ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे अमेरिकन एक्सेंट में कैसे प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, टंग ट्विस्टर्स के साथ अपनी जुबान को आदत डालो इंग्लिश बोलने की। हमें सिखाया गया उस टाइम पे ये टंग ट्विस्टर है जो अमेरिकन एक्सेंट के लिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बस इंग्लिश बोलने की टंग ट्विस्टर यूज करो। वेरी गुड, इसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ये सारी चीजें मैंने पूरा दिन लगा के करी। मेरे साथ जो बैचमेट्स थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी मेरे साथ 2 हफ्ते की, वो दिल्ली के लोग थे, अच्छी खासी इंग्लिश बोलते थे। मेरे ऊपर कई बार हंसते भी थे लोग, क्योंकि मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि मैंने बोलना था दिल्ली, तो अब मुझे दिल्ली की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता थी और मैंने बोला दिल्ली, तो सारी क्लास हंसने लगे। दिल्ली तो होता है ना, दिल्ली एक्टिविटीज, दिल्ली, ये तो दिल्ली होता है। जब आप पे उस टाइम पे जिंदगी के शुरू में करियर के स्टार्ट में कोई हंसता है ना, तो हमेशा उसको सलाम करो कि तुमने मुझे सिखा दिया, अब आगे से मैं बदल जाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने कभी देरी नहीं बोला, हमेशा अमेरिकन सीरीज हमें दिखाई जाती थी क्लास में और बोला जाता था कि इनका स्टाइल देखो, कैसे आपस में बात करते हैं, क्या स्लैंग्स यूज करते हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। और आपको पता है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में हमें एक सीरियल है अमेरिकन फ्रेंड्स नाम का, फ्रेंड्स, वो दिखाया जाता था। मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आता था उसका, वो क्या बोल रहे हैं मुझे ऊपर से ही निकल जाता था। और आज मैं CNN ही देखता हूँ, इंग्लिश मूवीज ही एंजॉय करता हूँ, इंडियन न्यूज चैनल बहुत कम देखता हूँ।
सो अगर मैं कर सकता हूँ ना, यही चीज मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि आप कर सकते हो। मैं भी वही इंसान हूँ जो पहली जॉब में इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती थी क्या बोल रहे हैं लोग, और उसके बाद 16 इयर्स मैंने अमेरिकन के साथ काम किया। यूएस गया, कंपनी ने यूएस भेजा कि जाओ कंपनी का बिजनेस लेकर आओ। अगर कंपनी ने मुझे यूएस भेजा तो मतलब उनको कॉन्फिडेंस था, तो मतलब मैं कुछ तो सही कर रहा था ना। ये वही लड़का है जो डेली बोल रहा था, ये वही लड़का है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था सीरीज में क्या बोला जा रहा है। सो कर सकते हो आप, आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। सो टंग ट्विस्टर्स हुए, ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ। 2 हफ्ते बाद पूरी मेहनत करके मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया। एग्जाम क्लियर कर लिया और 6 महीनों में 6 मंथ्स के अंदर मैं उन लोगों का सीनियर बन गया जो दिल्ली से ही थे। हाँ, आपके लिए याद करो, आप भी लड़के हो और आप भी कर सकते हो। 6 महीने के अंदर उन्हीं लोगों मुझे लेटर मिला कि यू आर नाउ सीनियर सपोर्ट मैनेजर, और बाकी को लेटर नहीं मिला। मेरे कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स बेस्ट आने लगे, कस्टमर अप्रिसिएशन ईमेल्स लंबी लंबी आने लगी। सोचो कॉल सेंटर में आज के ज़माने में कस्टमर को बोलो सर आप मुझे फीडबैक दे देना, कोई नहीं देता। हमें भी तो लोग बोलते हैं ना कि सर कॉल रखने के बाद फीडबैक दे देना, कोई लंबी लंबी ईमेल्स आती थी मुझे कि अव्वल का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, कस्टमर भेजता था। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स हाईएस्ट होती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को इंजॉय करने लगा था। मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम को अपना दर्द समझना शुरू कर दिया था कि अगर ये कस्टमर आया है और ये कह रहा है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, तो उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। जितनी जल्दी मैं सॉल्व करूंगा उसको, उतनी जल्दी मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। सिंपल। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे क्लास में कोई है वो बैठा हुआ है, मुझे आपकी शक्ल उससे मिली तो इसलिए मैं मुझे पहुंच गया। एनीवेज, मैंने कहा फिर कहानी बहुत आसान है, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि यो मैन हाउस देयर व्हाट्स अप, किया था ना मैंने, याद है? तो एनीवे मैं इंजॉय करने लगा कि जब भी कोई इशू आता था मैं कहता था लाओ यार मैं करूँगा सॉल्व। ये एटीट्यूड था मेरा। जब पूरे डिपार्टमेंट में सब लोग कहते थे ना कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम, या कहते थे कस्टमर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसको हाथ नहीं लगा सकते, मैं कहता मुझे दो, मैं करूँगा। और मैं उन कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, उनको सेटिस्फाई करके उनकी कॉल रिजॉल्व करता था। तो ये काम अपने करियर के शुरू में पहली जॉब में ही किया है, इसीलिए आगे चल के हमेशा कस्टमर का दर्द मेरा दर्द ये बस गया है। और आज भी अगर हम इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाएं तो मेरी टीम के कुछ लोग बैठे हैं जो मेरे कोर्सेज की टीम है, जो मेरे कोर्सेज, जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है किसी यूजर को, कोई कोर्स नहीं चला पा रहा है, परेशान हो रहा है कि सर मेरे 6 मंथ्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प करेंगे। मैं उसी टाइम बोलता हूँ कि इसको हेल्प करना है। मुझे खुद क्यों ना रात को 11 बजे उठ के स्क्रीनशॉट भेजना पड़े अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टीम के, इसको हेल्प करो, मैं करता हूँ। क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है कि कस्टमर का दर्द मेरा दर्द। नोट को पीछे रहेगा, मैं बोलता चला गया। एनीवे, सो अब आती है बात, एग्जाम तो क्लियर कर लिया, अब आता है असली चैलेंज, पहली कॉल। आप सोचो आपके करियर की पहली कस्टमर कॉल, उस पर आता है। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था कि रिजल्ट्स में, और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी। पहली कॉल में अटेंड किया मैंने कॉल, मैंने बोला थैंक यू फॉर कॉलिंग आईडिया, माय नेम इज अमोल, हाउ मे आई हेल्प यू। कस्टमर एक लेडी थी, आगे से मुझे बोलती है डू यू हैव मार्बल्स इन योर माउथ। मार्बल्स क्या होते हैं? कंचे, कंचे होते हैं मार्बल। मुझे बोलती डू यू हैव मार्बल्स इन योर माउथ, डू यू साउंड लाइक दैट। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, अपने एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा, गलत एक्सेंट सीख लिया। फिर मैंने दोबारा से समझा अपने मेंटोर से, टीचर से कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर समझ में आया कि अमेरिकन एक्सेंट या इंग्लिश मुंह खोल के बोली जा रही है, स्माइल के साथ बोली जा रही है, ऐसे तो रोबोटिक साउंड करते हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग आईडिया, माय नेम इज अमोल, हाउ मे आई हेल्प यू। मैं सोचता था मैं मूवीज में ऐसे बोलते हैं, लगे सोचते। फिर मैंने सीखा और कॉल पे जाकर बोलना शुरू किया, थैंक यू फॉर कॉलिंग आईडिया, माय नेम इज अमोल, हाउ मे आई हेल्प यू। और फिर बात करी
और फिर वो सेटिस्फैक्शन सर्वेज और रिजल्ट और वहाँ, तो ये पॉइंट नोट था देखिएगा, ये रिजल्ट होता है कि बीच में पॉइंट बाद में बोलना। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, ऐसे ही बॉस डे होता है। उसी जॉब में जब बॉस डे आया, मैं पीजी में रहता था, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आई मेड श्योर कि मैं एक स्टेशनरी शॉप में गया। मैंने उनको बोला मुझे एक A4 शीट में प्रिंट आउट निकाल कर दो जिसपे बॉस डे की अच्छी सी कोटेशन लिखी हो। तो उन्होंने कोटेशन पूछी कौन सी लिखी है, मैंने साइबर कैफे जैसे होते थे ना वैसी दुकान थी, मैंने खुद से चेक किया, मैंने कहा ये प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। मैं अपने डिपार्टमेंट हेड के पास, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, क्योंकि मेरे पीएल तो कोई और थे, टीम लीडर कोई और थे, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट हेड के पास गया, मैंने उनके पास जाकर बोला हैप्पी बॉस डे। उन्होंने वो प्रिंट आउट अपने केबिन में चिपका लिया। जितने टीएल्स आए सबने देखा, नीचे लिखा हुआ था हैप्पी बॉस डे अव्वल बाय अव्वल। सबने देखा, अच्छा अव्वल कौन है, जो नहीं जानते तो उन्होंने भी जाना, जो जानते थे उन्होंने कहा कि यार सही होता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे आपकी कंपनी को पता चलता है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ बनने की, ग्रो करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की। और यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं आपको, जब भी कंपनी आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, जो भी लोग जॉब में हैं या जो लोग बिल्कुल जॉब करेंगे, जब भी कंपनी आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे, याद रखना कि ये आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को मिलती है जिसको कंपनी काबिल समझती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो कभी मत ये कहो कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दो, सैलरी तो दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली है, सैलरी तो दे दो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, तो ये आपका परफॉर्म करने का टाइम है। परफॉर्म कर लोगे ना तो फिर सैलरी भी मिल जाएगी, राइट ग्रोथ भी मिल जाएगी। और सब लोग सोच रहे होंगे आज तक निष्ठा की सैलरी बढ़ी रहेगी। सो इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा एक रूल रहा है लाइफ में, डिजर्व एंड डिजायर। याद रखना, आप लोग भी बना लीजिए, डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व करो, पहले डिजर्व करो कि मैं उस प्रमोशन के काबिल हूं, मैं उस इंक्रीमेंट के हकदार हूं, फिर डिजायर करना कि मुझे वो मिलना चाहिए। इस रूल पे मैंने काम किया है। अब आगे चलते हैं। हाँ, सो इस जॉब के ये जॉब मुझे एक दिन 2 साल के बाद छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बैंगलोर मूव कर रही। कन्वर्जेंस का जो वो वाला प्रोसेस था, IBM, वो बैंगलोर जा रहा था। तो मैंने कहा मैं बैंगलोर नहीं जा सकता, मेरी सारी फैमिली तो पंजाब में है, मैं नहीं जा सकता, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। अदरवाइज शायद मैं वो जॉब पता नहीं कितने साल करता रहता, कभी सोचा ही नहीं था छोड़ूँ और कहीं और जाऊँ। सो वो जॉब के बाद मैंने नेक्स्ट जॉब एक ग्राफिक डिजाइनिंग की कंपनी में जॉब करी, जहाँ मुझे साक्षी मैम मिली, जहाँ मैं ग्राफिक डिजाइनर था, एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर। और उस कंपनी में एक दिन एक ईमेल आता है कि ये 40 पीपल, देयर वर 200 पीपल इन दैट कंपनी, और मैसेज आता है कि ये 40 पीपल अलग से मीटिंग में आए। उसमें मेरा भी नाम था। मैं उस मीटिंग में गया, मुझे बताया गया, उन्होंने अनाउंस किया कि हमने कंपनी में ये जो 40 लोग सिलेक्ट किए हैं ना, ये हमारे थिंक टैंक होंगे, ये हमारे मास्टर माइंड्स होंगे। हमने उन लोगों को चुना है जिनमें हमें पोटेंशियल दिखता है कि ये कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। सो एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर, मुझे भी 40 लोगों में सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछता था, हमेशा दिल से अपना काम करता था। मैं उस ग्राफिक डिजाइनिंग को थोड़ा सा बता देता हूँ। उस कंपनी में मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाता था, डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड्स, जो स्क्रीन पे बनाते हैं लोग, ऑनलाइन सेंड करते हैं एक दूसरे को। अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत चलते थे। याहू greetings.com ग्रीटिंग कार्ड्स बनाता था। अमेरिकन के फेस्टिवल्स के लिए इंडिया में बैठा हुआ एक लड़का ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहा है। कितनी रिसर्च करी होगी कि अमेरिकन को पसंद आए पहली चीज, और वो इतना अच्छा लगे कि वो अपने दूसरों के साथ शेयर करें, किसी को ग्रीटिंग कार्ड भेजें।
इस लेवल तक सोचना होता था मुझे, और उस लेवल तक मैं सोचता था, पूरा घुस जाता था अपने काम में। 8-9 घंटे की शिफ्ट में मैं 6 घंटे सोचता था, रिसर्च करता था, आइडियाज कंसीव करता था, और सिर्फ 2-3 घंटे बैठ के वहां पे जो एक्चुअल डिजाइनिंग का काम होता है वो करता था। आप में से कोई है जो ग्राफिक डिजाइनर्स बनना चाहते हैं या हैं आज के डेट में? ग्रेट। ग्राफिक डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग या कोई भी काम जो कंप्यूटर स्किल सेट वाला है, जिसमें कंप्यूटर का कोई टूल यूज करने का काम है, सारा काम यहाँ का है। हमें लगता है कि हमने फोटोशॉप सीख लिया तो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। असली गेम तो है कलर्स की सेंस होना। कलर्स क्या होते हैं, जैसे कि ब्लू के साथ जीन्स पहन के आए हैं, कौन सा कलर पहन के आना है, कौन सी टी शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर अच्छा लगेगा, कौन से टी शर्ट के साथ कौन सा ब्लेजर अच्छा लगेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में वो सब चीजें चाहिए। फोटोशॉप सीख जाना ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाना नहीं होता। एंड सेम गोज विद प्रोग्रामिंग। अगर आप कह रहे हो प्रोग्रामिंग सीख लिया है और इफ देन एल्स स्टेटमेंट में समझ नहीं आती कि एल्स का मतलब क्या होता है, तो फिर आपको सिर्फ रट्टा लगा के सीख रहे हो प्रोग्राम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम में 90% रोल तो दिमाग का है। टूल तो सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए है, जैसे चैट जीपीटी सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए है। उसमें लिखना क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, वो हमारे दिमाग का काम है। अब इस ग्राफिक डिजाइनर वाली जॉब के बाद, ग्राफिक डिजाइनर वाली जॉब बहुत चैलेंजिंग जॉब थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं नोएडा में रहता था और जनकपुरी में, जहां आज हम हैं, यहाँ जॉब करता था इस एरिया में कहीं पे। कौन है जो नोएडा से आया आज? कितना टाइम लगा? 12 लगा। आज मेट्रो ट्रेन हैं, आज फ्लाईओवर्स हैं। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, गुड़गांव के जो फ्लाईओवर्स आपको दिख रहे हैं ना, उस टाइम पे बन रहे थे और इतनी सी लोड होती थी हमारे पास बस के लिए। मैं 2 बसेस चेंज करके 2 आवर्स चला के जनकपुरी आता था, और अगर मैं 9:05 पे 9 बजे मुझे रिपोर्ट करना होता था, अगर 9:05 हो जाए तो मेरा हाफ डे लगता था, हाफ डे सैलरी कट होती थी। मैं 9 o'clock पहुंचने की कोशिश करता था, इसलिए मैं सुबह 7 o'clock से भी पहले निकलता था, ताकि बस वाला बीच में अचानक सीएनजी भरवानी है हमें। वो काम खराब जो करता था ना, हाफ डे मेरा लगता था। काश हमारी कंट्री में हम सब लोग एक दूसरे के लिए कंसिडरेट होते हैं। बस वाला सोचता है कि इसका हाफ डे लग जाएगा, मेरी जो पैसेंजर्स हैं मुझे उनको टाइम से पहुंचाना है, तो मैं रास्ते में सीएनजी ना बनाऊं, मैं शिफ्ट के बाद करवा लूं। लेकिन बीच में होता था कि सीएनजी भिजवानी। मैं उस टाइम पे कोई बस निकल रही होती थी, मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च के टिकट लेकर उस बस में चला जाता था, क्योंकि वो 5 रुपए की टिकट मेरे हाफ डे की सैलरी से कम है। सो मेरे लिए वो 5 रुपए खर्चना वर्थ है। बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है मैंने अपनी लाइफ का, और आज मैं मुझे जो लोग हैं जो 15 मिनट की दूरी से घर से आते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ कि आप लेट कैसे हो जाते हैं। मैं तो 2 घंटे भी लगा के पहुंच जाता था 9 बजे। एनीवे, अब वो भी लेट नहीं होते हैं। जब नए नए आते हैं सिखाता हूँ, फिर सीख जाते हैं। फिर वो जॉब मैंने फाइनली 2 साल के बाद मुझे छोड़नी पड़ी। 2 घंटे से बहुत मुश्किल हो रहा था, और कभी बस भरी लगती थी, लटक के जा, मतलब बिल्कुल आपकी जैसी, मतलब आप शायद आज के डेट में और मेरे से बेटर लाइफ जी रहे हो, लेकिन मैं तब तो मेट्रो नहीं थी, लेकिन मैं बसेस के बाहर बारिशों में कैसे कैसे करके बिना सीट के 2-2 घंटे में एकदम टाइट बस पूरी भरी हुई में सब ट्रेवल किया। इसलिए मैं बिल्कुल आपके दर्द हमने डिस्कस करेंगे अपनी जिंदगी में क्या चैलेंज है, क्योंकि मैं इतने दिनों से गुजरा हूँ इन चीज़ों से। सो वो जॉब मैंने 2 years के बाद छोड़ी। मेरी लाइफ का एक डिसिप्लिन है जो कि लोग मुझे पागल कहते हैं। आप लोग अगर वो पागलपन रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको क्या पागलपन है। वो पागलपन ये है कि मैंने जिंदगी में कभी भी एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब का इंटरव्यू देने नहीं गया, मेरे से हुआ ही। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक बीवी के होते हुए मैं किसी दूसरी लड़की से डेटिंग करनी शुरू कर। मेरे से हुआ ही नहीं यार। मतलब मैं पेरेंट्स के मेरे अंदर वो लॉयल्टी भरी हुई थी कि तुम किसी का नमक खा रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारी पॉकेट में जो पैसे हैं वो उस कंपनी से आए हैं, तुम्हारे फोन का जो बिल है वो कंपनी के सैलरी से है, तो तुम धोखा कैसे कर सकते
सकते हो उस कंपनी के साथ कि मैं ऑफिस में तो बोल के जाऊँ सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं चले जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए। हम सब करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, आपके दोस्त भी करते होंगे, सर आप भी करते होंगे। पर मेरे से कभी हुआ नहीं, चाह कर भी नहीं हुआ, लोगों ने पागल बोला भी तब भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लॉयल्टी से छोड़ नहीं पाया। और इसके बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि मुझे 1 साल तक उस सीनियर रोल की जॉब नहीं मिली जो रोल में मैं था जब मैंने जॉब छोड़ी थी, या उस सैलरी लेवल जॉब में। तो मैं 1 साल जॉब के बिना रहा, पर खाली नहीं बैठा। मैंने अपनी वाइफ के साथ एमडीज मॉल गुड़गांव में, जहाँ सेंटर में खाली एरिया है, इधर भी शॉप्स हैं, इधर भी शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे सेंटर में खाली एरिया है, वहाँ स्टॉल्स लगा करते थे, जो टेंट्स लगते हैं ना, टेंट स्टॉल्स, जिसको हम पॉपअप शॉप्स बोलते हैं, स्टॉल्स लगा करते थे। मैं उसमें फीमेल वॉचेस का स्टॉल लगाया करता था अपनी वाइफ के साथ, हम दोनों खड़े होकर स्टॉल से लगा। लेडीज आती थी, हाँ भैया कितने की है, मैं बोलता था कि 900 की है, हाँ 500 में दे रही है तो दो, बोलता नहीं हो सकता। और उसी जगह पे एक दिन YouTube ने फैन फेस्ट रखा 4 साल के बाद, जहां मुझे पूरी इज्जत के साथ स्टेज पर बुलाया गया, मैंने परफॉर्म किया और हजारों लोग ऊपर नीचे सब जगह थे। ये वही जगह थी जहां मैं वॉचेस बेचा करता था। दोस्तों मैं सच में बता रहा हूं, आज भी मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग कर सकते हो, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। क्या ही था मेरे में यार, कर सकते हो, वो लेसन सीख कर जाने हैं। फाइनली वो स्टॉल्स लगाने के बाद मुझे एक जॉब मिली, जहां मुझे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल मिली नहीं, मैंने देखा कि एक वैकेंसी है जहां एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में, यूएस की एडवर्टाइजिंग कंपनी में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है। मैंने अप्लाई कर दिया, मैं था ग्राफिक डिजाइनर सीनियर, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया। उस कंपनी में मेरे अमेरिकन एक्सपीरियंस के कारण, बीपीओ वाले एक्सपीरियंस के कारण, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण एंड माय ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई। देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि मैं तो ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर में बनाएगा, लेकिन मैंने अपने अंदर वो स्किल्स बनाई कि मुझे बोलना आया, इंग्लिश में बात करनी आई, अमेरिकन एक्सेंट में बोलना आया, तो मुझे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब मिली, क्योंकि उस जॉब में मुझे अमेरिकन के साथ ही बात करनी थी। तो पहली जॉब बीपीओ, अमेरिकन के साथ मुझे उनकी कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। सेकेंड जॉब ग्राफिक डिजाइनिंग, जहां मुझे अमेरिकन के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने थे। थर्ड जॉब जहां मुझे अमेरिकन के साथ उनके डिजाइन, उनके क्रिएटिव्स के बारे में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव होकर एक बातें करनी थी, उनसे बिजनेस लेकर आना था। ऑफिस इंडिया में था, लेकिन फोन पर सारी कॉन्वर्सेशन होती थी। उस जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया। उस जॉब में मुझे पहले साल से दूसरे साल असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट मैनेजर की, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रमोशन मिली। मुझे उसी साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। अगले साल मुझे क्लाइंट सर्विसेज मैनेजर का प्रमोशन मिला, जिसमें मुझे इंडिया में एक टीम दे दी गई कि ये टीम भी हैंडल करो। उसके नेक्स्ट ईयर मुझे क्लाइंट सर्विसेज डायरेक्टर की प्रमोशन मिल गई और मुझे यूएस भी भेजा गया कि यूएस में जाकर बिजनेस लेकर आओ, और जो हमारी यूएस में टीम बैठती है, अमेरिकन लोग, वो तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों अमृतसर से आया हुआ लड़का जो डेली बोलता था दिल्ली को, अमेरिकन अंग्रेज उसको रिपोर्ट कर रहे थे। सो मैं कह सकता हूं तो आपको नहीं आता। तो दोस्तों मैंने क्या अलग किया, मैं आपको एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल्स इसलिए बता रहा हूँ कि जनरल बातें तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, पर आप कहोगे करना क्या है वो बताओ, तो करना क्या है वो बताने लगा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज ये है कि अपने मन को ये समझाना है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि या तो जिंदगी में वो करो जो आपका पैशन है, या तो जिंदगी में वो करो जो आपका पैशन है। आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते थे, पैशनेटली लग जाओ कि हाँ देखी जाएगी, सैलरी जितनी भी है, जितना भी
खर्चा निकलता है नहीं निकलता, स्कोप है नहीं है, मुझे करना तो यही है कि इंजॉय करता हूँ। तो या तो वो करो जो आपका पैशन है, और अगर वो नहीं कर पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिंदगी में वो मौका मिलेगा करने का जो आपका पैशन, अगर वो नहीं कर पाए तो जो करना पड़ रहा है उसको अपना पैशन बना लो। और मैं सोचने लगा 90% लोग आज यही कर रहे हैं कि जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं, है ना। बचपन में जो हैंड रेस करते थे ना टीचर मुझसे, व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, तो बोलते थे इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो जो बनना चाह रहे थे वो नहीं बन पाए। पर प्रॉब्लम यहाँ है कि वो नहीं बन पाए, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे, बस सोच रहे हैं कि काश किसी दिन मैं वापस से उसको कर पाऊँ जिसको करना चाहता था या करना चाहती थी। सो छोटा सा चेंज लाओ कि जो करना पड़ रहा है उसी को अपना पैशन बना लो, उसी को एंजॉय करना शुरू कर दो। ऐसे दिन बीतेंगे आपको अचानक से मैसेज आएगा और सैलरी आ गई, 30 दिन बीत भी गए। मेरे साथ होता था किसी जॉब में, क्योंकि मेरा पैशन बन चुका था वो काम। हर रोज बात करना टीम से, क्या डिजाइन बना रहे हो, क्या कर रहे हो, और डिजाइनिंग की सेंस थी क्योंकि मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर रह चुका था, तो मैं समझता था। मैंने कहा नहीं, इसको फॉन्ट साइज चेंज करो, इसको थोड़ा इंक्रीज करो, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऊपर एलिमेंट चेंज करो, सब समझ रखता था। और फिर जब क्लाइंट को बताता था तो इंग्लिश में बताता था कि हमने ये आपके लिए ये बनाया है, या आपके ये काम आएगा। सबसे पहले दिन जो मेरी सिलेक्शन हुई असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब के लिए, पहले दिन मैंने क्या किया जो आपको भी करना है अपनी अगली जॉब में या इस जॉब में, मैंने सब डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करी और उनको बोला कि मेरे कंपनी में आने से आपको कैसे हेल्प हो सकती है, मुझे वो बताओ। आज आपको क्या चैलेंज आता है दूसरी टीम्स के साथ, मेरी टीम के साथ जिस टीम में मैं आ गया हूँ, वो बताओ। मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे वो बताओ। तो हर एक ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया कि कंपनी में कोई आया है जो हमारा दर्द पूछ रहा है कि हमें क्या चैलेंज आता है, हम बताएं। मैं उनसे प्रॉब्लम समझ के उस स्टेप सारे करता था जिनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसके बाद मैंने एक और छोटी सी चीज़ की, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर था, मुझे कस्टमर्स कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे, भाव नहीं देते थे कि कुछ कोटेशन की बात करनी है, पैसों की बात करनी है, तो बिल की बात करनी है तो तुम्हारे मैनेजर से बात करेंगे, तो मैनेजर से बात कर रहा हूँ, अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो असिस्टेंट है। मैंने सोचा कि यार ऐसे तो मैं अपने मैं तो इससे कई गुना ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। मैंने अपने बॉस को बोला कि मुझे कंपनी में प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे एचआर में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं वही रहूँगा, चलेगा, जो सैलरी है वही रहे, चलेगा। बट मेरे ईमेल में जो मैं सिग्नेचर डालता हूँ ना असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको मैं बदल दूँ, क्या मैं प्रोजेक्ट मैनेजर कर दूँ ताकि कस्टमर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे मुझे। उन्होंने अपने मैनेजर से बात की, कंपनी के सीईओ से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट मैनेजर कर दिया। ये प्रमोशन नहीं था, अभी सिर्फ मेरा कंपनी में आया हुआ पहला महीना ही था और ये मैंने सजेशन दिया था। और इस दिन से मेरे कस्टमर्स ने मुझे इंपॉर्टेंस देनी शुरू की, मैंने उनसे और अच्छे से बातें करनी शुरू करी, इससे और ज़्यादा बिजनेस कंपनी को आना शुरू हुआ। तो 1 साल के अंदर मैं इसीलिए सच में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। आपने देखा कितना छोटा सा सजेशन दिया था मैंने, पर मैं आगे बढ़ के मैंने सजेशन दिया ना कंपनी को। सोचो मैं डरता कि नहीं मैं कैसे अपने मैनेजर को कुछ सजेशन दे दूँ, मैं कैसे कंपनी को कुछ बोल दूँ। नहीं, मैं आगे बढ़ा, पहले महीना ही था मेरा कंपनी में आए हुए, मैंने उनको ये आइडिया दिया। तो करना पड़ेगा दोस्तों, अलग भीड़ से ऊपर उठना है तो ऐसे आइडियाज लेकर आने पड़ेंगे जिसको आपको पता है जिससे आपकी ग्रोथ होने लगी। उसके बाद मैंने ये करने के बाद एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा एक सिनेरियो है। एक बार ऑफिस में सब जा चुके थे और मैं भी जाने ही वाला था। मैं जैसे ही अपनी सीट से उठा, फोन रिंग हुआ, अमेरिकन कस्टमर का फोन था। मैंने फोन उठाया, कस्टमर ने कहा कि मुझे ना कल शाम तक एक डिज़ाइन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब जा चुके थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने पेपर पकड़ा, पेन पकड़ा, कस्टमर को बोला मुझे एक्सप्लेन करो कि आप कैसा डिज़ाइन चाहते हो।
तो कस्टमर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि एक पाइप होगी, उसमें से ऐसे डेटा जाते हुए दिखाना है, ऐसे एक बॉक्स दिखाना है, वो सर्वर होगा, उसमें डेटा जाएगा, ऐसे ऐसे करके उसने एक्सप्लेन किया। मैंने वो सारा ड्रॉ कर दिया पेपर पे पेन के साथ, फोन रखा। मैंने बोला ठीक है, हम कोशिश करेंगे कल दोपहर तक ही आपको सैंपल भेज देंगे, ये चीज बन के आ रही है। फोन रख दिया। मैंने वो पेपर को ड्रॉ में डाला, टीम को ईमेल किया कि पेपर ड्रॉ में है, कस्टमर को कल शाम तक चाहिए, कोशिश करो कल दोपहर तक दे दो, और ये हमें अर्जेंटली डिलीवर करना है। मैंने आपको डिजाइन का आइडिया दे दिया। टीम ने, मेरी शिफ्ट अलग होती थी क्योंकि मैं यूएस अमेरिकन के साथ जॉब कर रहा था, तो मेरी इवनिंग शिफ्ट होती थी। तो मैंने अपने करियर के अराउंड 15-16 ईयर्स, जब वो 2 साल छोड़ दो जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करी अमेरिकन के लिए, वो छोड़ दो, उसके अलावा मैंने इवनिंग शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में काम किया है, क्योंकि अमेरिकन के साथ काम करना पड़ता था, तो उनके टाइमिंग्स पे करना पड़ता था। सो अभी ये चैलेंज भी जिंदगी में था जो आपको मैंने शेयर नहीं किया था कि मैं उल्टा चला हूँ अपनी जिंदगी में। सब जाग रहे होते थे, मैं सो रहा होता था, सब सो रहे होते थे, मैं जाग रहा होता था, क्योंकि सैटरडे संडे को अगर कोई वीक ऑफ भी होता था तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि बॉडी क्लॉक उल्टा चल चुका होता है, आपको रात को जागने की आदत पड़ जाती है। सो हुआ क्या, अगले दिन जब डिजाइन बन के आया, मैं उठते ही जैसे मेरी नींद खुली, मैंने चेक किया, लैपटॉप खोला, चेक किया, ईमेल आया कि मैं टीम का ईमेल आ चुका था, डिजाइन बन के आ चुका था। मैंने कस्टमर को भेज दिया। फिर शाम में जब मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंचने के बाद 2 घंटे बाद कस्टमर का मुझे फोन आता है कि अमर, मेरी मीटिंग हो गई है, जो डिजाइन तुमने बना के दिया है वो एग्जैक्ट वही डिजाइन है जो मेरी आंखों में था, जो मैं सोच रहा था, तुम लोगों ने एक्चुअल में वो बना दिया और मेरा काम बन गया और उस कंपनी के साथ मेरा प्रोजेक्ट हो गया। मुझे मेरा कस्टमर कह रहा है कि मेरा काम बन गया, उस कंपनी के साथ उसका प्रोजेक्ट हो गया, उस कस्टमर का प्रोजेक्ट उसके क्लाइंट के साथ हो गया, जिसमें मुझे कुछ नहीं अलग से मिलना था। तो मैं खुश हो रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि वाह ग्रेट। और आपको पता है इसका फायदा क्या होता है? आप जब दूसरे की खुशी में खुश होते हो ना, तो वो कस्टमर आपके पास ही आएगा अगला प्रोजेक्ट लेकर। सो कस्टमर का दर्द समझ के वो आपका और काम देगा, आपको और बिजनेस देगा। और मैंने क्या चीजें करी, एक बार क्या हुआ, मीटिंग हुई मेरे सीईओ के साथ। सीईओ यूएस में रहते थे, कभी कभी इंडिया आते थे, तो एक बार इंडिया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मीटिंग करनी है, मेल आया कि मीटिंग करनी है आज टॉप के जो सीनियर मैनेजमेंट में डायरेक्टर लेवल पर था उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि जो टॉप के लोग हैं, सब लोग 6-7 लोग, हम सब मीटिंग करेंगे और ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल में दिया उन्होंने कि ये प्रॉब्लम है। मीटिंग स्टार्ट हुई, सब लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, सीईओ बैठे थे और 3-4-5 लोग बैठे थे, मैं बैठा था, 6-7 पीपल हो जाए। तो हमने बात शुरू करी। उन्होंने सीईओ ने सबसे पहले पूछा, एक बंदे से पूछा क्या क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बाय द वे, अगर आपको बीच में पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, तो प्लीज फील फ्री, पीछे पानी लगा हुआ है, वॉशरूम है, आओ जाओ, स्टोरी मिस मत कर देना, स्टोरी चलती जाएगी। उन्होंने दूसरे इंसान से पूछा क्या कर सकते हैं हम, तुम्हारे क्या आइडियाज हैं, क्या थॉट्स हैं। तीसरे से पूछा तुम्हारे क्या आइडियाज हैं, क्या थॉट्स हैं। और मेरी बारी आई। जब मेरी बारी आई, मैं उठा, मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, मे आई? उन्होंने कहा ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड पे गया, मैंने अपनी पॉकेट से 2-3 अलग अलग कलर्स के मार्कर्स निकाले, रेड ग्रीन ब्लू मार्कर्स मेरी पॉकेट में थे, मैंने निकाले और समझाना शुरू किया कि सर ये चैलेंज है, इसको ऐसे करें तो ठीक हो जाएगा, मेरा ये आइडिया है। मेरी बात तो उन्होंने बाद में सुनी, पहले पूरे का पूरा सरप्राइज था कि अगर तुम इतनी तैयारी से आए हो कि मार्कर्स भी लेकर आए हो अलग अलग कलर्स के। मेरे कंपनी के सीईओ की आंखों में उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन था या जो देख पा रहा था मैं, वो यही था कि ये लड़का है जो बहुत आगे जाए। तो दोस्तों बनना पड़ेगा ना। क्या आपको क्या लगता है कि मैं बस ऐसी मार्केट उठाए चला गया? मैंने कम से कम 2 घंटे पहले सोचा कि मैं उस मीटिंग में जाके क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं,
कि सीईओ को ऐसा ना लगे कि एक और एक्स्ट्रा बंदा रखा हुआ है हमने, जो बोलता तो कुछ नहीं है, कभी कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, बस रखा हुआ है अपने नाम का। तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब आएगी ना, जब उनको मेरे से बेटर इंसान मिल जाएगा ना, तो मैं बाय बाय हो जाऊंगा। कंपनीज कई बार हमें इसलिए रख रही होती है क्योंकि उनको हमसे बेटर इंसान अभी मिल नहीं रहा होगा, पर हमसे बस वो काम चला रही होती है। तो ऐसे कभी मत बनो, ऐसे बनो कि कंपनी कहे कि दुनिया में मैं सबको फायर कर दूंगा, ये इंसान को मैं कभी नहीं चाहता। सो ऐसे काम करने पड़ेंगे। सो मैंने टाइम निकाला, हो सकता था कि मैं कहता मैं तो ऑफिस जाऊंगा, ये तो मेरे बीच बीच में सैनिटर निकल जाता, मैं तो ऑफिस जाऊंगा। तो हो सकता था मैं कहता मेरा तो ऑफिस टाइम है ही नहीं, मेरा घर का टाइम है, मैं नहीं सोचूं काम का। पर मैंने घर पे बैठ के सोचा कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा उस मीटिंग में जिसका नियम आ रखा है, और मैंने जाकर वहां पे कंट्रीब्यूट किया। इसीलिए 3-4 साल में इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस सब कुछ होता चला गया। तो ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ना, अपनी मीटिंग वाली एग्जाम्पल तो आप भी कर सकते हो ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप भी कर सकते हो कि आप मार्केटर्स के साथ जा सकते हो, प्लान कर सकते हो, मीटिंग से पहले प्रिपेयर कर सकते हो, करना है आपको। क्वेश्चंस हमेशा पूछने हैं, जैसे मैंने बोला ना वॉशरूम जा सकता है, सबको याद आया और सर ने थैंक यू सब परमिशन। तो हमेशा क्वेश्चंस पूछने हैं, ये आज से डिसाइड कर लो। क्वेश्चंस रेलेवेंट पूछने हैं, काम के पूछने हैं, जो आपको लगे कि ऐसा ना हो कि टीचर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके कॉलेज टीचर्स भी कहेंगे कि इसको तो बस कुछ पूछना होता है, बात करने का होता है। ये हर बंदा ये है कि ये बंदा जब क्वेश्चन पूछता है ना तो काम की बात करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछना। तो सिर्फ नाम से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एक और मजेदार चीज बताता हूँ मैं, क्या किया करता था उस टाइम पे जो फोन होते थे, वो कैमरा फोन, आपके फोन की ना मेमोरी फुल हो जाएगी जब सारा इवेंट रिकॉर्ड करोगे। उस टाइम पे कैमरा फोन्स बहुत कम थे, और जो थे उसमें ये एयर ड्रॉप और ये ड्राइव और ये सब फीचर्स नहीं होते थे ट्रांसफर करने के, फोन से डेटा ट्रांसफर करने के। सिर्फ ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर होता था, बहुत स्लो स्पीड से होता था। तो कोई कंपनी के इवेंट्स में कोई फोटोज नहीं क्लिक किया जाता था। मैंने सोचा यार कंपनी में सबको प्राइज मिल रहे हैं, इतना गेम्स हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, कोई फोटोज ही क्लिक नहीं करता है, ये कैसी कंपनी है या ये कैसी दुनिया है। तो मैंने अपना, मेरे अकाउंट में शायद उस टाइम पे 30,000 रुपीज थे, और मैंने 22,000 रुपीज का SLR कैमरा ले लिया। और SLR कैमरा लिया क्योंकि मुझे शौक भी था, क्योंकि मैं ग्राफिक्स में मजा भी आता था। पर उस कैमरा को मैं अपने ऑफिस के इवेंट्स में लेकर जाने लग गया, और ऑफिस में फोटोज क्लिक करने लग गया। जब भी कोई इवेंट में कुछ किसी को अवार्ड मिल रहा है, कुछ गेम हो रही है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, कोई पार्टिसिपेट एक्टिविटी हो रही है, और मैं सब कंपनी ने उसको पॉजिटिवली लिया और बोला अब हमें भी फोटोज दे देना, हमें भी फोटोज दे देना। तो मैंने जब इतनी डिमांड आने लगी, सब फोटोज मांगने लग गए, तो मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर बन गया कंपनी का। मतलब जो था वो था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, लेकिन साथ में ऑफिशियल फोटोग्राफर भी बन गया। कंपनी की IT टीम ने, कंपनी में IT टीम होती है ना, तो कंप्यूटर्स वगैरह का सारा इंटरनेट सारा ध्यान रखती है, उस टीम ने मुझे ड्राइव पे, ऑफिशियल ड्राइव पे अलग एक फोल्डर बना के दिया कि अगर ये फोल्डर का एक्सेस सिर्फ तुम्हें है, तुम इसमें अपलोड करो फोटोज, किसी और को डिलीट या यहाँ से एक्सेस करने का, डिलीट या एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ वो अपना फोटो कॉपी कर सकेंगे। सिर्फ मेरे पास एक्सेस था। कंपनी में आए हुए मुझे भी कल 1 साल ही हुआ, और पहला मेरा मैनेजमेंट लेवल का, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो ये हैकेथॉन करने में क्या प्रॉब्लम है, अलग बनने में क्या प्रॉब्लम है? पूरी कंपनी आपके पास आ रही है, अगर मुझे भी फोटो दे दो, मुझे भी फोटो दे दो, कितना अच्छा लगता है। होता है ना, आप जब किसी इवेंट में फोटो खींचते हो तो आपके पास आ रहा है, फोटो खींची ना, मुझे भी देना प्लीज। यार आपने ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज अगर आपके पास आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो करो ना ऐसी चीजें। क्या मुझे किसी ने नहीं कहा था कि फोटोग्राफर का आइडिया होता है, मैंने खर्च किए ना पैसे, और ले गया ना कैमरा वहां पे, पैसे वसूल हो गए ना, ग्रोथ मिलती चली गई, प्रमोशन। अब आपको लगता होगा कि अब ये तो काम का पार्ट नहीं था, इससे क्या ग्रोथ मिली होगी? लेकिन कंपनी हमेशा ऐसे एम्प्लॉइज चाहती है जो टीम स्पिरिट बनाए, बॉन्डिंग बनाए कंपनी में। सो
सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखने वाला इंसान, ठीक है करो अपना काम, पर अगर आप सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हो, सबके साथ इन्वॉल्व होने वाले इंसान हो, सबके प्रॉब्लम्स में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंसान हो, सबके साथ हंसने खेलने वाले इंसान हो, तो कंपनी आपको और ज्यादा, आप ऑलराउंडर बन जाते हो। एंड ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस क्रिकेट में भी है और कंपनी में भी है और हमेशा रहेगी। एक बार क्या हुआ, अब आपको सबको पता चल गया कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता था, तो इसका मतलब स्कूल टाइम में मैं कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि क्रिएटिव था, बोलने की आदत नहीं थी, चुपचाप तो मर्जी करा लो मेरे से, तो मैं करा देता था। तो मैंने अपनी कंपनी के सीईओ के लिए स्केच बनाया, पेंसिल से स्केच बनाया, और एक बार जब कंपनी में टाउन हॉल इवेंट था, ऑल हैंड्स आर इवेंट जैसे होता है उसमें था, तो मैंने स्टेज पे जाके मैंने बोला सर मैंने आपको कुछ प्रेजेंट करना है। मैंने पॉलिथिन में से स्केच निकाला, उनको प्रेजेंट किया। कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक एम्प्लॉई स्केच बना के लेके आएगा, और उनको पता भी नहीं था कि मैं शायद स्केचिंग करता हूँ नहीं करता हूँ, पता ही नहीं। सरप्राइज्ड और भीड़ से अलग। अब कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं, कुछ लोग कौन है मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ये तो मक्खन लगाने वाली बात हो गई। मक्खन लगाने वाली बात नहीं है, भीड़ से अलग होने वाली बात, जो आप हो स्पेशल बनने वाली बात। सो कौन है जो कहता है कि आप ये तो मक्खन लगा रहे हो, वो पता है कौन लोग हैं? वो है आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार, इन लोगों से बच के रहना है। करेक्ट ना? सब अंदर से सबको पता है, कोई और हिम्मत नहीं करता कोई अपनी चाची मामी बुआ मासी को बोलने की, ना 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 मुझे मत बताओ, मुझे ज्ञान मत बताओ, अंदर से सबको पता। सो कौन रिश्तेदार ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग, आप नोटिस करना अपने अपने घरों में जाके, जो लोग खुद अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाए, जो लोग अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाए, वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको भी नीचे खींचते जाए ताकि आप उनके लेवल से ऊपर ना पहुंच जाओ। 100% गारंटी, एक्सपीरियंस, राइट? अगर मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत, जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं अपने करियर में, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा कहेंगे बताओ कुछ हेल्प चाहिए तो, हमेशा साथ बैठ के अच्छी डिस्कशंस करेंगे कि अच्छा क्या चल रहा है काम में, अच्छा कैसे ये करते हो, क्या ये चैलेंज क्या आता है। पर जो खुद नहीं कहीं पहुंच पाए वो हमेशा ये कहेंगे यार सैलरी कितनी मिलती है, तुम इतनी मेहनत करते हो, या कंपनी क्या ही दे रही है इतनी मेहनत करते हो, या क्या मिलेगा इतना लॉयल हो गया, कंपनी नहीं पूछने वाली। लिंक्डइन पे ऐसी पोस्ट भी आती है और लिंक्डइन पे मोटिवेशनल पोस्ट भी आती है, ये आपके हाथ में है कि आपने किसको मानना है किसको नहीं। और याद रखना, जो भी आपको डिमोटिवेट करेगा वो खुद कहीं पहुंचा हुआ नहीं मिलेगा, चेक कर लेना जाए। सो रूल बना लो अपनी लाइफ का कि ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई, जब जब आप अपनी लाइफ में करोगे, आपको आपके कॉलीग्स जो खुद नहीं कहीं पहुंचने वाले हैं, आपको आपके दोस्त जो खुद नहीं एम्बिशियस हैं, आपको आपके रिश्तेदार जो खुद नहीं कहीं पहुंच सकते हैं, वही कहेंगे बस हमेशा क्या मिलेगा ये सब करेंगे, अरे छोड़ यार ये मेहनत कौन करेगा, अरे यार घर पे है तो अपने ऑफिस की क्यों सोच रहा है। ये मैंने कभी नहीं सुना, कभी यहाँ पहुंचा हूँ। आपने अगर सुनने लगे तो बस सोच लेना कि आपके करियर का कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, रिश्तेदार वो लोग, कॉलीग्स जो खुद कहीं कहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंचना चाहते हैं, एम्बिशियस नहीं है। पता है क्यों नहीं एम्बिशियस? क्योंकि उनके घरों में माहौल ही नहीं है, उनके घरों में डिस्कशन ही नहीं होती कि कुछ बनना है, अच्छी इनकम चाहिए, अभी ये कार खरीदेंगे, बेटा ये वाली नई बाइक लॉन्च हुई है ये खरीदनी है, बेटा यहाँ करना है, ये घरों में डिस्कशन होती है, अरे क्या रखा है, पेरेंट्स ही बोल देते हैं क्या रखा है। तो ऐसे घरों में माहौल नहीं बनेगा ग्रोथ का, और ऐसे घरों में जब माहौल नहीं बनेगा तो आप ग्रो नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे तो ये देश ग्रो नहीं करेगा। सो ऐसा नहीं कि बाहर से फॉर्मूला लेकर आएगा कि देश को कैसे नंबर 1 बनाना है। जब हर इंसान मेहनत करेगा, हर इंसान कमाएगा, हर इंसान खर्चेगा,
खर्चेगा तो वो पैसा किसी और की पॉकेट में जाएगा, फिर वो खर्चेगा वो किसी और की पॉकेट में जाएगा, मनी की सर्कुलेशन होगी तो देश नंबर 1 बनेगा, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ शेयर ले रहा होगा उसमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलेंगे आपको लोग वो बातें नहीं सुनाने वाले, लेकिन नहीं सुनिए। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉय और बिजनेसमैन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो ये होता है कि बिजनेसमैन जो कमाता है उसमें से अच्छी खासी अमाउंट वापस लगा देता है बिजनेस में। आपके कितनों के पेरेंट्स बिजनेस में हैं? बहुत कम लोगों के पेरेंट्स बिजनेस में हैं, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग। मैं तो नहीं सर, कितने लोगों के पेरेंट्स बिजनेस में, ठीक है, तो वही चीज उन्होंने बताई कि लगाते हैं जो कमाते हैं। मेरे फादर ने जब पैसे कमाए मेरे लिए कुछ नहीं दिया, सारा का सारा पैसा बिजनेस में गया। और पहले मैं इस बात को लेकर बहुत उदास होता था, और आज मैं इस बात को लेकर बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने दिया। अगर वो मुझे ऐसी जिंदगी दे देते कि मैंने बिजनेस से कमाया है भैया ऐश कर, तो मैं यहाँ ना पहुँच पाता। तो जो उन्होंने कमाया मुझे वो पूरा बिजनेस में लगा दिया, अपने पर भी नहीं खर्चा, बिजनेस में लगाया। शौक था अभी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा बिजी रहते हैं इस एज पर। आई थिंक ही 68 और तो बिजनेसमैन जो कमाता है वो अच्छी खासी अमाउंट खर्च कर देता है, बिजनेस में वापस लगा देता है, बिजनेस में वापस लगा देता है। एम्प्लॉय जो कमाता है वो सोचता है कि अब ये सारा मेरा है, इस पर तो मेरा हक है। तो बिजनेसमैन भी तो कमा ही रहा है ना, पर वो तो बांट रहा है ना साथ में, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट कर रहा है ना साथ में, आपसे आपके टाइम का हिस्सा भी दे रहा है और साथ में उसकी रेम्यूनरेशन भी तो दे रहा है ना। आप अगर अपनी लाइफ में एज एन एम्प्लॉय ग्रो करना चाहते हो तो बिजनेसमैन वाली सोच ले आओ, जो भी कमाओ उसको वापस अपनी आप में लगाओ। कैसे? एग्जाम्पल बताओ। पहली चीज अपनी ड्रेसिंग पे लगाओ, अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, अपने अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट खरीदो, अच्छे शूज खरीदो। जब आप ऑफिस जाओगे, क्यों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, जब आप ऑफिस जाते हो ना तो आपका जो सीईओ है, आपका जो मैनेजर है, वो आप में ढूंढ रहा होता है कि क्या कि वो अपना इंसान है जो मेरे सीनियर रोल में फिट हो सकता है। वो ढूंढ रहा होता है कि कौन है जो मेरा हाथ पकड़ के इस कंपनी को आगे लेकर जा सकता है। पर जब आप ऐसे सोच के जाते ना, मैं तो बस इतने बजे से इतने बजे काम करूंगा, तो वो आप में वो इंसान नहीं ढूंढ पाता है, फिर वो अगले इंसान को ढूंढता है। या फिर अगर आपको देखता है कि यार ये इस इंसान को तो कल को मैं किसी मीटिंग में भेजूंगा, कल को मैं अपने कस्टमर के साथ किसी मीटिंग में इस इंसान को भेजूंगा, तो वहां जाके ये पर्सनैलिटी के साथ मिल पाए, बात कर पाए, ऐसा इंसान मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ऐसा इंसान बनना पड़ेगा ना। सो अपने अपने ऑफिस में जो जो जॉब कर रहे हैं वो याद रखें कि आपको सिर्फ किसी लेवल पे नहीं रहना है। अगर आगे बढ़ना है तो अपने बॉस को बताना पड़ेगा कि आई एम द वन हु इज केपेबल, मैं हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं तैयार हूँ। मैं जब असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर भी था और बीपीओ में भी था, ऑफिस नाइट शिफ्ट, बता चुका हूँ, नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। नाइट शिफ्ट में टोटल 7 to 10 पीपल वर इन द ऑफिस। उसके बीच में भी फॉर्मल शर्ट पहन के, फॉर्मल ट्राउजर्स पहन के, फॉर्मल शूज पहन के, परफ्यूम लगा के, अच्छे से बाल सेट करके जाता था, क्योंकि वो मेरा काम है, चाहे दिन हो चाहे रात। मैं तो ऑफिस जा रहा था, अलग बात है कि शिफ्ट अलग है। शायद वही रीजन था कि असिस्टेंट मैनेजर से प्रोजेक्ट मैनेजर से क्लाइंट सर्विसेज मैनेजर और डायरेक्टर और डीएसपी हो जाता, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा रखा। पहले मैंने क्या बताया था, वो मिक्स नहीं करना। लड़कियां पेरेंट हैंडसम से इंप्रेस नहीं होती हैं, वो अलग चीज थी। ऑफिस में आपका बॉस आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी इसलिए देखता है, इंप्रेस होने के लिए नहीं, कि कल को ये बंदा अगर मेरे बिहाफ पे मुझे रिप्रेजेंट करेगा किसी मीटिंग में, तो कैरी करेगा ना कंपनी का इंप्रेशन। कंपनी के
बिहाफ में जा रहा है तो कंपनी की वो इंप्रेशन लेकर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। सो दाढ़ी सेट नहीं है, बाल ढीले ढाले से है, टी शर्ट ऐसे लूज हो रही है, ऐसे नहीं जाना है। हर रोज ये सोच के जाना है कि आज मैं इस रोल में हूँ लेकिन आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वो वाले कपड़े पहनने तो अगले लेवल के कपड़े। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी ये बात बहुत पुरानी टाइम की है, इसलिए उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था और ऑफिसेज में यूएस में कॉल करने के लिए वॉइड फोन्स होते थे। वॉइड होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट फोन्स होते थे, उनसे हम यूएस में कॉलिंग करते थे। व्हाट्सएप नहीं था और अपने फोन्स भी इतने अफोर्डेबल नहीं थे। यूएस में कॉल करना बहुत एक्सपेंसिव होता था अपने पर्सनल फोन से, इसलिए कंपनी वॉइड फोन देती थी। एक बार क्या हुआ, एक कॉल मेरी कस्टमर के साथ चल रही थी और अचानक से फोन कट हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, फोन कट हो गया। मैंने फटाफट भाग के अपने आईटी वाले से पूछा कि फोन बंद हो गया, क्या करना है? उसने कहा मैं देखता हूँ। उसने चेक किया, कहता पीछे से प्रॉब्लम है, सर्विस प्रोवाइडर से प्रॉब्लम है, इंटरनेट का इशू है, ये कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा इसको ठीक होने में। मैं उसी टाइम अपने डेस्क पे गया, मैंने अपना सेलफोन पकड़ा, 80 रुपीज पर मिनट की कॉल होती थी। फोटो आपकी आ रही तो जल्दी देखना। 80 रुपीज पर मिनट की कॉल होती थी। मैंने फोन पकड़ा, फोन मिलाया, कस्टमर से बात कंप्लीट की और उसके बाद फोन रखा। कम से कम 10 मिनट की बात हुई होगी। वो 800 रुपए का जो बिल आया ना, मैंने आज तक कंपनी से नहीं लिया, क्योंकि क्या सीईओ किससे लेगा? सीईओ तो खुद से ही भरेगा ना, तो मैं भी नहीं हो सकता वो सीईओ, मैं भी नहीं हो सकता वो कंपनी का ऐसा साथी जो मैं भी कंट्रीब्यूट करूं। मैं 2 रुपए सीईओ खर्च रहा है, 2 रुपए मैं भी तो खर्चूंगा ना। मैं भी कहूँ कि नहीं मेरी सैलरी सारी मेरी है, तुम खर्चो। तो फिर तो कंपनी के वो क्या होते हैं वेल विशर, हमदर्द, वो कैसे हुए? नहीं हुए ना। फिर तो आप सेल्फिश हो गए ना। ये भाई सैलरी मेरी है, मैं नहीं खर्चूंगा, मुझे दो 800 रुपए, मेरी कैब के लग गए, मेरे फोन के लग गए, मेरे कॉल करने के लग गए, मुझे बाहर तक जाने के लग गए, आपके काम के लिए गया था, मैं पैसे दो। अगर कंपनी के रियल में वैल्यूएशन हो ना, तो अगर अपनी सैलरी में से 500, 1000, 2000 खर्चने पड़ जाए ना, तो कंपनी रखती नहीं है। किसी ना किसी फॉर्म में चुकाएगी, चाहे अप्रिसिएशन की फॉर्म हो, चाहे प्रमोशन की फॉर्म हो, चाहे रिस्पेक्ट की फॉर्म हो, कभी ना कभी चुकाएगी। कोई किसी का रखता नहीं। लेकिन हिम्मत करो सेल्फिश ना होकर पैसे खर्चने, तब बनोगे असली में एंटरप्रेन्योर। आप एम्प्लॉय होते ही और हुए भी जो एंटरप्रेन्योर बनता है ना, वो कंपनी का पार्टनर बन जाता है, कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन बन जाता है। सो वो बनना क्लियर हुआ ना ये लेसन? परफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे किया मैंने एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैंने वो बताया कॉल्स करी अपने, अब तो जमाना बदल गया, अब तो कॉल वैसे फ्री हो गई है। कंपनी में कई बार ग्राफिक डिजाइनर्स लेट तक रुकते थे क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ, रात 10 बज गए, 11 बज गए। मैं हमेशा से एम्प्लॉय था, मैं हमेशा से बाहर से उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा देना, डिनर मंगवा देना। जोमेटो नहीं होता था, कई बार खुद चले जाना लेने के लिए, चले जाना ले आना। लाइफ बहुत अलग थी। अब तो ऐप्स के साथ तो आपके लिए कितना ईजी हो गया यार। अब मैंने एकदम से मुझे ध्यान आया तो जोमेटो है, अब क्यों नहीं कर सकते आप? कभी हिम्मत करो ना, अपने पॉकेट में से 500 रुपए लगा के अपनी टीम को खाना खिलाओ ना, अपने उनके साथ बैठ के खाओ ना, बदलोगे। अपनी टीम के लिए मैं एम्प्लॉय था, याद रखना ये सारी बातें। मैं एम्प्लॉय था, अपनी टीम में जब कोई अच्छा काम करता था ना, तो उनकी फोटो वाला मग प्रिंट करके उनको देता था कि ग्रेट जॉब, बिना कंपनी से पैसे नहीं लिए, कभी नहीं पैसे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी टीम का पार्ट है। मतलब उनके काम से मेरी इज्जत बढ़ेगी, तो फिर मेरा बस बनता है ना, मैं ध्यान रखने का, मैं करूंगा ना। फिर मैं भी सेल्फिश हो जाऊंगी, नहीं सारी सैलरी मेरी है, बॉस जो मर्जी खर्चे, बराबर का खर्चा करेंगे। बराबर का खर्चा मतलब है कि कम कमा तो चलो 500 खर्चूंगा, लेकिन खर्चूंगा सही, कुछ तो खर्चूंगा। तो अपने लास्ट चीज पर लास्ट एंड पे पहुंच गए। अच्छा टाइम भी हो गया। बहुत अच्छा आप लोगों ने साथ दिया, कंपटीशन
लास्ट नहीं है बट लास्ट होने वाली है। लास्ट चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो मैनेजर लेवल पर आ चुके हैं, आज टीम हैंडल कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 वंडरफुल। और बहुत सारे लोग, आई एम श्योर, थैंक्स, बहुत सारे लोग आई एम श्योर के मैनेजर बनेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अगर आप आज सुबह सुबह यहाँ आए हो सैटरडे सुबह सुबह, तो आपके अंदर वो आग तो है, तो पहुंच जाओगे आप। ये जो मैंने चीजें और बता दी वो करोगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। जब आप मैनेजर बनोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, खासकर गाइस, आई एम श्योर यू हैव गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स इन योर टीम्स। तो डीलिंग विद विमेन ऑन जॉब, इसके बारे में बात करता हूँ कि पहले क्या होता था, और जो गलतियां मैं करके सीखा हूं ना आप लोगों को बताता हूं। अपनी जॉब में जब नया मैनेजर बना था और मेरी टीम में गिर थी, मैं उसको कुछ जरा सा कुछ बोलता था वो रोने लग जाती। मैंने क्या हो गया, तो क्या गलती हो गई मेरे से, कल तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। लेकिन मैंने ये सीखा है और आप लोगों को सिखा रहा हूं कि भगवान ने फीमेल्स को हम लोगों से, लड़कों से ज्यादा एक स्किल दी है, एक ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल दी है, और उसका नाम है इमोशन। और रोना इमोशन का पार्ट है फीमेल्स, उनकी कम्युनिकेशन का पार्ट है, कुछ गलत नहीं है। जैसे हम हंस रहे हैं ना, वाह, जैसे हम सीटी मार रहे हैं ना, ऐसे ही फीमेल्स को भगवान ने एक एक्स्ट्रा क्वालिटी दे दी है, वो है रोना। सो अगर वो किसी सिचुएशन में टेंस होती है, स्ट्रेस होती है, या खुशी भी होती है, तो खुशी के आंसू आते हैं ना, रोना इमोशन का पार्ट है। सो सारे मैनेजर्स गॉट टू मेक श्योर कि आप लोगों को फीमेल्स की इमोशन की रिस्पेक्ट करनी है, उनके रोने से घबराना नहीं है, समझना है कि इट्स एन इमोशन, कुछ टेरिबल नहीं कर दिया आप लोगों ने। और एज अ मैनेजर अपने टीम में जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट और उनकी सेफ्टी और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। अब थोड़ी चीज सोचो, मैं हमेशा अपने कॉलीग्स को बोलता हूँ, अपने टीम मेंबर्स को भी बोलता हूँ, जो मैं लोग हैं टीम में, तो बोलता हूँ कि देखो उनके पेरेंट्स ने कितना ट्रस्ट करके कंपनी में भेजा है ना, कि हमारी बेटी वहाँ सेफ है, वहाँ पैसे कमाएगी, वहाँ मेहनत करेगी, तो वो ट्रस्ट हम पर किया है ना, टीम मैनेजर पे किया है ना, या टीम के कॉलीग्स पे किया है ना, तो हमारा बनता है उस ट्रस्ट को बनाए रखना। सो इसलिए सारे मैनेजर्स की ड्यूटी है कि अपने टीम मेंबर्स को, फीमेल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, और अपने टीम मेंबर्स, बाकी टीम मेंबर्स से भी रिस्पेक्ट दिलवाना, और उनके लिए राइट एक सेफ प्लेस बनाना। अब आते हैं एक मजेदार बात पे, लास्ट बात है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाला हूँ। मजेदार बात है, मतलब इसका कोई सीखने से कनेक्शन नहीं है, बट शॉकिंग बात है, शॉक हो जाओगे आप। जो लोग पहले से सुन रहे हैं, जो पहले मोमेंट से यहाँ पे हैं इस हॉल में, सब लोग शॉक हो जाएंगे कि जब मैं दिल्ली में आ गया, करते करते मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहुंच गया, डायरेक्टर लेवल में पहुंच गया, और मैंने टीम में लड़का हायर किया। उस लड़के ने एक दिन लंच करते करते मुझे अपने फोन में वॉलपेपर दिखाया और बोला कि ये जो लड़की आप देख रहे हो ना, ये मेरी फियांसी है, इससे मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मैं इससे ट्रेन में मिला था, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और मैंने उसकी जब फोटो देखी तो मैं शॉक हो गया। ये वही लड़की थी जो अमृतसर में मेरे कॉलेज के पहले दिन वो क्लास में खड़ी थी, ब्यूटीफुल गर्ल है ना। शॉकिंग, कैसे लाइफ होती है यार। अमृतसर में कॉलेज का पहला दिन, कई साल पहले की बात, और फाइनली मेरी लास्ट जॉब में, क्योंकि डायरेक्टर लेवल के बाद मैंने और कोई जॉब नहीं करी, उसके बाद मैंने यूट्यूब का काम किया। लास्ट जॉब में मुझे पहले दिन का इंसान वापस से मिल जाता है, और मैं उसके टच में बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने फोन नंबर दिया, तो हम सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो लाइफ बड़ी मजेदार है दोस्तों, लाइफ को जीना सीखना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप सोच रहे हो वैसे अभी तक इंग्लिश की कोई बात नहीं की, कम्युनिकेशन की, क्योंकि इंग्लिश अगर ये है, कम्युनिकेशन ये है, एक अच्छा इंसान बनना है। सो अच्छा इंसान बनना है, अपने आप आपको जिंदगी में प्रोग्रेस